जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी कंटिन्यू होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, और देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है 5 मार्च और 5 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण, इट मीन्स डिसआर्मामेंट, प्रसार जागरूकता और राष्ट्रीय एफ्सिन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप आज की जो हिस्ट्री है वो आपको पता लग गई होगी। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं होम साइंस के सीरीज और उसमें कर रहे हैं फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई। और ये जो हम क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं, इसका हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो हमारा उद्देश्य है, वो यही है कि एक बार आप अपना होम साइंस के सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी वैकेंसी किसी भी स्टेट में निकलती है, आप अपने आप को उसको क्लियर करने के लिए अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिव के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो, आपकी चीज़ें समझ में आ रही हो। तो अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं ना, तो फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियोस अपलोड होती है ना, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियोस को ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी होम साइंस के लर्नर्स हैं, उन सभी के पास ये सीरीज पहुँचे, जिसका वो भी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। और हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी थी कि हम जो ये सीरीज़ कर रहे हैं ना क्लास 6 to 12, उसमें हमने क्लास 6 to 8 तक की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से उन सारी वीडियोज़ को वॉच आउट कर सकते हैं, जितनी भी पढ़ाई हमने की है, और वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में कराए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज की क्लास में क्या कुछ है खास। तो आज फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं वायु का शुद्धिकरण, इट मीन्स एयर प्यूरिफिकेशन के बारे में आज हम जानेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में क्या किया है, एक बार उसको फटाफट कोई रिवीजन ले लेते हैं। देखते हैं हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया है फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लास में हमारा चैप्टर 7 जैसे स्टार्ट ही हुआ था, जिसमें हमने देखा तो वायु शुद्धता, महत्व एवं संवातन के बारे में देखा था। और उसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं जाना था, वायु का संगठन देखा था, संगठन जिसमें हमने वायुमंडल में उपस्थित जो विभिन्न टाइप की गैसें होती हैं, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य जितनी भी गैसें होती हैं ना, इनके बारे में जाना था। डिटेल में तो नहीं जाना था, बट इनके हमने परसेंटेज चेक किए थे कि ये जो सारी गैसें हैं, ये आयतन के अनुसार वायु में कितने परसेंट तक उपस्थित होती है, और भार के अनुसार, इट मीन्स वॉल्यूम एंड वेट के अकॉर्डिंग ये वायु में कितने परसेंट तक पाई जाती है, इन सभी के बारे में हमने जाना था। देन हमारी जितनी भी गैसें हैं, उन सभी को हमने डिटेल में पढ़ा था कि जो हमारी ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो जितनी भी हमारी गैसें हैं, इन सभी को हमने जो है, इन सभी के बारे में जाना था, डिटेल में इनको पढ़ा था। फिर हमने देखा था अन्य गैसें एवं धूलकण, इनमें हमने देखा था। फिर हमने देखा था जलवाष्प, और इससे रिलेटेड कुछ हमने चेक पॉइंट्स आपको दिए थे एज अ होमवर्क के रूप में। आई होप आपने उनको सॉल्व किया होगा। और हमने देखा था शुद्ध वायु का मानव जीवन में महत्व क्या है। तो देखे थे हमने कि मानव शरीर में कितने प्रकार के कार्य को करती है, जो मानव शरीर में वायु है वो कितने प्रकार के कार्यों को करती है। 2 तरह के कार्य करती है, कौन कौन से? श्वसन क्रिया में गैसों का लेन देन, और जो दूसरा कार्य करती है वायु, वो क्या करती है? शरीर के ताप का नियमन। तो ये सभी के बारे में हमने जाना था। जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो था फ्रेंड्स हमारा वायु में अशुद्धियाँ उत्पन्न करने वाले कारक। तो कुछ कारक हमने देखे थे, सपोज श्वसन क्रिया, पदार्थों के प्रज्वलन से व्यावसायिक अशुद्धियाँ, सड़ने की क्रिया, रोगाणु, धूलकण, परमाणु शक्ति के उपयोग। तो ये जितने भी सारे पॉइंट्स देखे थे, ये सारे पॉइंट्स किसके हैं? वायु में अशुद्धियाँ उत्पन्न करने वाले कारक हैं। आई होप आपका जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन हो गया होगा। चलते हैं हमारे आज की टॉपिक की तरफ, पढ़ते हैं वायु के शुद्धिकरण, इट मीन्स एयर प्यूरिफिकेशन के बारे में। तो अशुद्ध वायु को निम्न 2 प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है। नंबर 1, प्राकृतिक साधनों द्वारा, इट मीन्स बाय नेचुरल मीन्स। तो प्राकृतिक साधनों द्वारा निम्न प्रकार से वायु को शुद्ध किया जाता है। किस तरह से प्राकृतिक साधनों द्वारा किया जाता है? उसमें नंबर 1 है, पेड़ पौधों द्वारा वायु को भी शुद्ध किया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करने के प्राकृतिक साधन है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रहती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती है। इस प्रकार वायु क्या होती है? शुद्ध हो जाती है।
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिया है। रात्रि के समय वृक्ष ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए रात में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। जब रात में आपने सुना होगा ना कि जो आप जानते भी होंगे कि जो हमारे जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। नंबर 2, सूर्य के प्रकाश द्वारा वायु का शुद्ध होना, कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायु कैसे शुद्ध होती है। देखते हैं, सूर्य के प्रकाश की गर्मी से वायु में उपस्थिति अनेक अशुद्धियां नष्ट हो जाती है, जैसे विभिन्न रोगों के कीटाणु, वस्तुओं के सड़ने गलने से उत्पन्न होने वाली अशुद्धियां तथा दुर्गंधपूर्ण गैसें भी सूर्य के प्रकाश एवं गर्मी से नष्ट हो जाती हैं। नंबर 3 है वर्षा द्वारा वायु का शुद्ध होना, कि वर्षा द्वारा जो है वायु शुद्ध कैसे होती है देख लेते हैं। तो वर्षा जल वायुमंडल की अनेक अशुद्धियों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। वायुमंडल में उपस्थित धूल कण एवं अनेक छोटी धातुएं पानी के साथ बहकर पृथ्वी पर आ जाती हैं। अनेक हानिकारक गैसें भी पानी में घुलकर पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं, जिस कारण वायु शुद्ध हो जाती है। तो जो ये वर्षा है ना, ये भी एक प्राकृतिक साधन है किसको, वायु को शुद्ध करने का। नंबर 4 है ऑक्सीजन द्वारा भी वायु को शुद्ध किया जा सकता है। कैसे? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन सभी वस्तुओं को ऑक्सीकृत करने वाली गैस है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन वायु की अनेक अशुद्धियों को ऑक्सीकृत कर देती है। इसी प्रकार की दूसरी गैस तथा ऑक्सीजन का ही एक अन्य रूप ओजोन भी एक तीव्र गैस है, जो रोगाणुओं को क्या करती है, नष्ट कर देती है। तो रोगाणुओं को कौन सी गैस नष्ट करती है, तो वो गैस का नाम क्या है, ओजोन। अब तो नंबर 5 देखते हैं, तेज हवाओं द्वारा वायु का शुद्ध होना, यानी कि जब हवा तेज चलती है तो उससे भी क्या होता है, हमारी एयर क्या होती है, फ्रेश होती है, यानी कि शुद्ध होती है। वायु की तेज गति से किसी स्थान विशेष की वायु का शुद्धिकरण हो सकता है। ये हवाएं एक स्थान पर एकत्र होने वाली अशुद्धियों को तीव्र गति से उड़ाकर दूर क्षेत्रों में पहुंचा देती है, जिससे सभी जगह वायु का क्या होता है, संतुलन बना रहता है। तो जब तेज हवाएं चलती है ना फ्रेंड्स, इससे भी हमारी हवा क्या होती है, वो शुद्ध होती है, यानी कि प्योर होती है। तो ये भी एक प्राकृतिक साधन है। नंबर 6 में है विसरण द्वारा वायु का शुद्ध होना, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर बाय डिफ्यूजन। अब देखते हैं विसरण में डिफ्यूजन है क्या। विसरण पदार्थों का एक गुण है, विशेषकर गैसों का, जिसमें एक गैस अपने अधिक सांद्रण से कम सांद्रण वाले स्थान पर बहती है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उस गैस का दोनों स्थानों पर बराबर सांद्रण नहीं हो जाता। इसी गुण के कारण वायु की गैसें इधर उधर बहती रहती है तथा एक स्थान पर उपस्थित गैसें जो वायु को असंतुलित कर सकती हैं, स्वयं ही किसी अन्य दिशा में विसरित हो जाती है, यानी कि बह जाती हैं। इस प्रकार विसरण से वायु की शुद्धता बनी रहती है। तो ये हमने जाना कि जो विसरण है वो भी क्या करती है, हमारे वायु को, यानी कि हमारे एयर को प्योर करती है। ये भी एक प्राकृतिक साधन है। फ्रेंड्स, जो मैंने देखे ना ये कुछ प्राकृतिक साधन, किसके लिए देखे हमने, वायु को शुद्ध करने के लिए। अब दूसरा भी है हमारा कृत्रिम साधन, यानी कि आर्टिफिशियल टूल्स के द्वारा भी आप वायु को शुद्ध कर सकते हैं। अब वो कैसे है देखते हैं। नंबर 1, मकान एवं निवास स्थान इस प्रकार बनाए जाने चाहिए कि वहाँ वायु एवं सूर्य के प्रकाश का आवागमन समुचित तरीके से हो सके। नंबर 2, धुआं एवं अन्य दूषित गैसों को घर से निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए धुएं वाले स्थान पर उचित चिमनी लगा दी जानी चाहिए। नंबर 3, गौशाला एवं पशुशाला को घर से दूर स्थापित करना चाहिए। नंबर 4, खाली एवं परती भूमि से उड़ने वाली धूल वायु को प्रदूषित करती है, इसलिए भूमि को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 5, औद्योगिक संस्थाओं तथा फैक्ट्रियों को बस्ती से दूर स्थापित किया जाना चाहिए, यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे कॉलोनी होती है, वहाँ से ये औद्योगिक संस्थान और फैक्ट्रियाँ दूर होनी चाहिए, जिससे कि दूषित गैसों का प्रभाव क्या हो, बस्तियों पर ना पड़े। नंबर 6 में है फैक्ट्रियों से धुआं निकालने वाली चिमनियाँ काफ़ी ऊंची होनी चाहिए, यानी कि जिन चिमनियों से धुआं निकले वो काफ़ी ऊंची होनी चाहिए, जिससे कि दूषित गैसें काफ़ी ऊंचाई पर वायुमंडल में ही चली जाएं। अब नंबर 7 में देखते हैं, औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों में सूक्ष्म छन्नी भी लगाए जाने चाहिए, जिससे कि वातावरण में कार्बन इत्यादि के कण व्याप्त ना हो सके। नंबर 8 है, अधिक वाहनों के आवागमन वाली सड़कों को पक्का होना चाहिए। नंबर 9,
कच्ची सड़कों से धूल उड़ती है जो वायु को क्या करती है, प्रदूषित करती है। इसलिए कच्ची सड़कों पर धूल को उड़ने से रोकने के लिए सड़कों पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने देखा होगा ना, रोड होती हुई जो पक्की नहीं होती उस पर धूल उड़ती है ना, जब गाड़ियाँ चलती हैं या फिर कुछ भी वाहन चलते हैं तो उससे धूल उड़ती है, वो क्या होती है, वायु को प्रदूषित करती है। इसीलिए इंश्योर करना चाहिए कि सड़क पे अगर सड़क कच्ची है तो उस पर जो है पानी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि वायु प्रदूषण ना फैले। अब जो है हमारा नंबर 10 है, DDT जैसे कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव गंदगी वाले स्थान पर करना चाहिए ताकि रोगाणु ना पनपे व वायु प्रदूषित ना हो। तो ये फ्रेंड्स, हमने किसके बारे में जाना, हमने वायु को शुद्ध करने के साधनों के बारे में जाना। वायु को शुद्ध करने के कितने साधन हैं? दो। एक है हमारा प्राकृतिक साधन और दूसरा है हमारा कृत्रिम साधन। तो प्राकृतिक साधनों द्वारा आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक साधन में कौन कौन से आते हैं उनके बारे में जाना। कृत्रिम साधनों द्वारा आप हवा को कैसे शुद्ध कर सकते हैं और वो कौन कौन से माध्यम है उनके बारे में हमने जाना। आई होप आपने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया होगा, कृत्रिम साधन और प्राकृतिक साधन को। अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है संवातन, इट मीन्स वेंटिलेशन के बारे में हम जानते हैं कि वेंटिलेशन है क्या और इसका क्या जो है उपयोग है। मनुष्य का अधिक समय उसके घर या कार्यालय में व्यतीत होता है जो मुख्यतः बंद एवं आच्छादित होता है। भवनों के अंदर श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप उस स्थान की वायु बहुत तेजी से प्रदूषित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। अतः भवनों में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अशुद्ध एवं दूषित वायु बाहर निकल सके तथा शुद्ध वायु का आगमन हो सके। इस व्यवस्था को ही संवातन, इट मीन्स वेंटिलेशन कहा जाता है। एक सामान्य प्रचलित परिभाषा के अनुसार वेंटिलेशन की एक परिभाषा दी गई, आप इससे समझ सकते हैं, किसी आवासीय स्थल से अशुद्ध वायु को निष्कासन तथा बाहर से शुद्ध वायु के आवागमन की समुचित व्यवस्था है। क्या है संवातन, इट मीन्स वेंटिलेशन है। मनुष्य के स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है कि आवासीय भवनों को संवातन को आप क्या कह सकते हैं, वायु प्रवाह के नियमों के तहत बनाया जाए, जिससे कि जो हमारा वेंटिलेशन हो वो इंश्योर किया जाए कि जो बाहर की हवा है वो अंदर आ सके और अंदर की हवा बाहर जा सके। तो इस तरह जो है हमारे क्या संवातन के नियमों के तहत जो है हमारा आवासीय भवन बनाया जाना चाहिए। अब देख लेते हैं संवातन का सिद्धांत, इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ वेंटिलेशन क्या कहता है। संवातन का सिद्धांत वायु की प्रकृति पर आधारित है, यानी कि वायु के नेचर पर आधारित है। वायु गर्म होने पर हल्की होकर ऊपर उठती है जिससे उस स्थान विशेष की वायु कम हो जाती है तथा आसपास की वायु उस स्थान को भरने के लिए आ जाती है। भवन में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे गर्म होकर ऊपर उठी वायु छत के निकट उपलब्ध किसी मार्ग से बाहर निकल जाए तथा भवन के फर्श के निकट रास्ते से बाहर की वायु अंदर आ सके। संवातन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए भवन की छत के निकट क्या होना चाहिए, रोशनदान बनाए जाते हैं तथा फर्श के निकट दरवाजे व खिड़कियां बनाई जाती हैं। रोशनदानों के माध्यम से अशुद्ध वायु बाहर निकलती है तथा दरवाजे एवं खिड़कियों के माध्यम से शुद्ध वायु अंदर आती है जिससे संवातन की प्रक्रिया पूरी होती है। ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारा रोशनदान होता है, रोशनदान किस लिए बनाया जाता है, रोशनदान के माध्यम से फ्रेंड्स जो हमारी अशुद्ध वायु है वो बाहर जाती है और खिड़की एवं दरवाजों के माध्यम से हमारी जो शुद्ध वायु है यानी कि जो फ्रेश एयर है वो क्या आती है, वो हमारे घर के अंदर आती है। तो ये हमने संवातन के सिद्धांत पढ़े। अब हम देख लेते हैं संवातन के प्रकार, इट मीन्स टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन के बारे में जानते हैं। हमने संवातन का प्रिंसिपल तो पढ़ लिया, अब संवातन के प्रकार देखते हैं। संवातन दो प्रकार का होता है, कौन सा, एक आंतरिक संवातन और दूसरा बाह्य संवातन। आंतरिक संवातन इट मीन्स इंटरनल वेंटिलेशन, बाय इट मीन्स एक्सटर्नल वेंटिलेशन। तो अब फटाफट हम जो हमारा आंतरिक संवातन देख लेते हैं किस तरह का होता है। आंतरिक संवातन का तात्पर्य विभिन्न भवनों जैसे घर, स्कूल, कार्यालय आदि के भीतर वायु की उपस्थिति से है। भवनों के भीतर वायु का प्रवाह निरंतर होना चाहिए। वायु का शुष्क होना भी आवश्यक है क्योंकि शुष्क वायु के द्वारा शरीर का पसीना शीघ्रता से सूख जाता है और शरीर शीतल हो जाता है यानी कि ठंडा हो जाता है। आंतरिक संवातन का सबसे अच्छा उदाहरण पारागामी संवातन व्यवस्था है। पारागामी संवातन व्यवस्था क्या है देखते हैं।
जिसमें कमरे के आमने सामने दरवाजे खिड़कियां होती हैं तथा कमरों में रोशनदान अवश्य होते हैं। आंतरिक संवातन का मुख्य उद्देश्य भवनों में शुद्ध वायु का प्रवेश करना, जिससे वाष्पीकरण की क्षमता हो, यानी कि जिसमें वाष्पीकरण की क्या हो, क्षमता हो। तो पारागामी संवातन आपको समझ में आया कि पारागामी संवातन क्या होता है। पारागामी संवातन उसे कहते हैं जिसमें जो कमरे होते हैं, आमने सामने दरवाजे खिड़कियां होती हैं तथा कमरों में रोशनदान होते हैं, उसी को हम पारागामी संवातन कहते हैं। अब देख लेते हैं हमारा बाह्य संवातन, इट मीन्स एक्सटर्नल वेंटिलेशन के बारे में हम कुछ जानते हैं, थोड़े पॉइंट्स। बाह्य संवातन के अंतर्गत निवास स्थानों में मकानों के बाहर वातावरण की संवातन व्यवस्था को सम्मिलित किया जा सकता है। वायु संवातन में गलियां, सड़कों की दिशा एवं चौड़ाई का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वायु संवातन की उचित व्यवस्था के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है। देखते हैं वो उपाय कौन कौन से। नंबर 1 में आ जाता है विभिन्न हानिकारक उद्योगों जैसे मछली बाजार, कसाई खाना, रासायनिक उद्योगों को निवास स्थान से क्या किया जाना चाहिए, दूर एवं विशिष्ट स्थानों पर होना चाहिए। नंबर 2, सड़कों तथा गलियां चौड़ी होनी चाहिए। जो सड़कें हैं और गलियां हैं वो क्या होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए। नंबर 3, जल निकासी एवं नालियों की समुचित व्यवस्था होना चाहिए। नंबर 4, घरों के बीच में उचित दूरी होनी चाहिए, वे परस्पर सटे हुए ना हो, यानी कि एक घर से लेकर दूसरे घर में काफ़ी स्पेस होना चाहिए। नंबर 5, मकानों के पास पार्क एवं क्रीड़ा स्थलों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और जो नंबर 6 है, सड़कों से गंदगी हटाने की व नालियों की प्रतिदिन सफाई करने की भी समुचित व्यवस्था होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स जो है हमने जाना किसके बारे में, बाह्य संवातन, इट मीन्स एक्सटर्नल वेंटिलेशन, कैसे जो है एक्सटर्नल वेंटिलेशन क्या होता है और किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमने जाना एक्सटर्नल, इट मीन्स बाह्य संवातन के बारे में। अब देख लेते हैं जो हमारे संवातन के साधन है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इट मीन्स ऑफ वेंटिलेशन क्या है देखते हैं। तो संवातन के साधनों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से, प्राकृतिक साधन, कृत्रिम साधन, हम अभी पढ़ रहे थे ना, प्राकृतिक साधन, कृत्रिम साधन, इट मीन्स नेचुरल टूल्स और आर्टिफिशियल टूल्स के बारे में हम देख रहे थे। देख लेते हैं प्राकृतिक संवादन। प्राकृतिक संवादन की प्रक्रिया विज्ञान के 3 नियमों पर आधारित होती है, यानी कि जो हमारा प्राकृतिक साधन है उसकी जो प्रक्रिया है वो विज्ञान के 3 नियमों पर आधारित होती है। अब वो नियम कौन कौन से हैं, संवहन, विसरण तथा चूषण। तो संवहन में देखते हैं, इस प्रक्रिया में पदार्थों के कण गर्म होकर फैल जाते हैं जिससे वह कण हल्का हो जाता है। यह कण हल्का होने के कारण ऊपर उड़ जाता है जिसका स्थान ठंडा कण ले लेता है। संवहन को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन की प्रक्रिया। संवहन इट मीन्स कन्वेक्शन की प्रक्रिया इसी प्रकार निरंतर चलती रहती है जब तक समस्त कण गर्म होकर एक समान तापमान प्राप्त नहीं करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया से उत्पन्न गर्म वायु ऊपर उठती है तथा उसका स्थान बाहर की शुद्ध वायु ले लेती है। अब जो हमारा दूसरा है विसरण, विसरण को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। डिफ्यूजन यानी कि विसरण, इसका सामान्य अर्थ होता है पदार्थ का अधिक मात्रा वाले स्थान से कम मात्रा वाले स्थान की ओर बहना। प्रायः विसरण की प्रक्रिया द्रव एवं गैसीय द्रव में होती है, परंतु विसरण की मात्रा द्रव के हल्केपन पर निर्भर करती है। हल्के पदार्थ में विसरण की प्रक्रिया क्या होती है, अधिक होती है। अब नंबर 3 है चूषण, इट मीन्स एस्पिरेशन। गैसों पर दबाव का प्रभाव पड़ता है। जो एस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है, गैसों पर दबाव का प्रभाव पड़ता है। गैसों का प्रवाह सदैव अधिक दबाव से कम दबाव की ओर होता है। उदाहरण, यदि कमरे में वायु का दबाव कम है तथा बाहर की वायु का दबाव अधिक है तो बाहर की हवा अंदर आनी प्रारंभ हो जाएगी, जबकि विपरीत स्थिति में वायु अंदर से बाहर जाएगी। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, चूषण की प्रक्रिया, इट मीन्स एस्पिरेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तो हमने क्या जाना फ्रेंड्स, हमने जो हमारा प्राकृतिक संवातन था उसके 3 नियमों के बारे में जाना। कौन कौन से, संवहन, विसरण एवं चूषण। तो ये हमने देख लिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब फटाफट देख लेते हैं कृत्रिम संवातन, इसके भी कुछ नियम से देख लेते हैं। ऐसे स्थान जहां वायु का आवागमन आंशिक रूप से यानी कि बहुत कम या संभव ही ना हो, वहां प्राकृतिक साधन अधिक समय तक सफल नहीं हो पाते। अतः संवातन के कृत्रिम साधनों द्वारा संवातन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, यानी कि वहां पे आर्टिफिशियल
वेंटिलेशन दिया जाता है। उदाहरण, सिनेमा घर में पूरे समय खिड़की दरवाजे नहीं खोले जा सकते, वहाँ कृत्रिम संवातन व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, अतः वहाँ एसी या पंख की व्यवस्था की जाती है। आप देखते हैं ना, जब आप पिक्चर हॉल यानी कि सिनेमा घर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एसी लगा होता है, पंखा लगा होता है। तो इट मीन्स वहाँ पे क्या किया जाता है, जो हमारा आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है वो अपनाया जाता है। अब देखते हैं संवातन के साधन। हमने देखे ना, दो तरह के होते पढ़े अभी, कौन कौन से, प्राकृतिक साधन और कृत्रिम साधन। तो प्राकृतिक साधन में क्या क्या आता है, रोशनदान, चिमनी, दरवाजे एवं खिड़कियाँ, ये तो हमारे क्या हो गए, प्राकृतिक साधन। और कृत्रिम साधन में क्या आता है, साधारण पंखे यानी कि जो हमारे बेडरूम या घर में लगे होते हैं, निर्वातक पंखे, वातानुकूलित यंत्र। निर्वातक पंखे, आई होप मुझे लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। निर्वातक पंखे फ्रेंड्स वो होते हैं जिसको आपने सुना होगा एग्जॉस्ट फैन, जो हमारे किचन में लगते हैं ना एग्जॉस्ट फैन, उसको निर्वातक कहते हैं। तो ये हमने जाना कृत्रिम साधन है ये सारे, और ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये हमारे प्राकृतिक साधन है। तो अब देख लेते हैं रोशनदान क्या है, इसका क्या प्रयोग है। यह कमरे की दीवार के ऊपरी सिरे पर छत के नीचे लगा होता है। श्वसन क्रिया के दौरान निकलने वाली गर्म एवं अशुद्ध वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और रोशनदान के माध्यम से बाहर निकलती है। रोशनदान के माध्यम से सूर्य का प्रकाश कमरे में आता है, जिससे कमरे में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं का विनाश होता है। तो रोशनदान के बारे में आपने जाना कि रोशनदान क्या है, इसका कैसे प्रयोग होता है। यदि कमरे में रोशनदान की उचित व्यवस्था न हो तो कमरे कि गर्म एवं अशुद्ध वायु की उचित मात्रा में निष्कासन नहीं हो पाएगा, जिससे कमरे का वातावरण गर्म होगा। संवातन व्यवस्था के उचित संचालन में रोशनदान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये हो गया हमारा रोशनदान। दूसरा हम देखते हैं चिमनी। यह कमरे की छत के साथ नीचे से छत तक बनाई जाती है जिसका कार्य कमरे, रसोई घर या अलाव जलाने के दौरान उत्पन्न धुएं को कमरे से बाहर निकालना होता है। चिमनी के प्रयोग से कमरे की हवा शुद्ध एवं स्वच्छ बनी रहती है। चिमनी के प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में आग जलाकर कमरा गर्म रखने में अधिक किया जाता है। तो जो हमारा चिमनी है फ्रेंड्स, इसका हमारा जो है किस लिए प्रयोग होता है, इसका मेन काम है जो धुआं होता है उसको बाहर निकालने का काम होता है, इसीलिए चिमनी का यूज किया जाता है। वर्तमान समय में अब रसोई घर में ईंधन, लकड़ी आदि ईंधनों के प्रयोग के स्थान पर कुकिंग गैस का प्रयोग होता है, जिससे धुआं उत्पन्न नहीं होता। इसी कारण चिमनियों का प्रयोग कम हो गया। जैसे हमने आपको बताया कि जो चिमनियाँ होती हैं उसका मेन जो प्रयोग है किस लिए लगाया जाता है कि जो धुआं निकलता है ना वो घर से बाहर निकल जाए, तो उसलिए चिमनी का प्रयोग होता है। बट आज की डेट में तो बहुत कम ऐसा है, बहुत ऐसे कई घर हैं, यानी कि इनफैक्ट गांव में भी आप चले जाइए वहाँ पे भी गैस पे ही खाना बनता है। तो इसीलिए चिमनियों का यूज़ भी अब जो हमारे नए मकान बनते हैं कम कम ही किया जाता है। अब नंबर 3 देखते हैं दरवाजे एवं खिड़कियाँ। गर्म वायु जो रोशनदान निर्वातक पंखों द्वारा बाहर निकल जाता है, उसके स्थान पर शुद्ध वायु दरवाजे एवं खिड़कियों के माध्यम से अंदर आती है। दरवाजे एवं खिड़कियां इस प्रकार स्थित होने चाहिए जिससे वायु सरलता से आ जा सके। अभी जितने हमारे प्राकृतिक जो है साधन थे संवातन के वो हमने देख लिए। अब कृत्रिम साधन को देख लेते हैं एक एक करके। जो हमारे साधारण पंखे, इनके कार्य क्या हैं देखते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे छत पर लटकने वाले पंखे, टेबल फैन। ये पंखे विद्युत चलित होते हैं जो सामान्यतः सभी घरों में प्रयोग किए जाते हैं। इन पंखों में प्लीनम पद्धति का प्रयोग होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे घर में टेबल फैन हो गया या फिर हमारे जो है वॉल फैन हो गए, इन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लीनम पद्धति का प्रयोग होता है, जिससे स्वच्छ एवं शुद्ध वायु बाहर से भीतर की ओर खींची जाती है। तो जो हमारे घर में जो फैन लगते हैं तो उसमें से शुद्ध एवं स्वच्छ वायु कैसे आती है, किसके द्वारा, तो वो प्लीनम पद्धति के द्वारा आती है। इन पंखों से वायु की गति में वृद्धि होती है। जब पंखा तेज चलता है तो वो भी किस कारण चलता है, प्लीनम पद्धति के प्रयोग के कारण ही चलता है। फिर और देख लेते हैं जिसमें पसीना शीघ्र सूख जाता है। सामान्य पंखे का प्रयोग शीतल वायु के लिए कूलर में किया जाता है। कूलर के 3 ओर जाली में घास लगी रहती है जिससे वायु ठंडी होती है
और कूलर में लगा पंखा उसे कमरे में फेंकता है। अब देख लेते हैं निर्वातक पंखे, इट मीन्स एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं, ये निर्वात पद्धति पर आधारित होते हैं। इन पंखों के द्वारा कमरों की गर्म एवं अशुद्ध वायु को बाहर खींचा जाता है ताकि उसका स्थान ग्रहण करने के लिए ठंडी एवं शुद्ध वायु कमरे में प्रवेश कर सके। निर्वातक पंखों का प्रयोग अस्पतालों, सिनेमा घरों, बड़े हॉलों आदि में किया जाता है। अब देख लेते हैं हमारा जो है वातानुकूलित यंत्र, इट मीन्स एयर कंडीशनड के बारे में जानते हैं। यह संवातन के प्रयोग की जाने वाली आधुनिक पद्धति है। वातानुकूलन के द्वारा वायु के ताप, आर्द्रता एवं आवश्यक स्वच्छता को नियंत्रित किया जाता है। यह एक विद्युत चलित यंत्र होता है। श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप कमरे में एकत्रित अशुद्ध एवं गर्म वायु को इस यंत्र द्वारा ग्रहण किया जाता है, जहां इसका शुद्धिकरण होता है तथा पुनः इसे कमरे में भेज दिया जाता है। विद्युत से चलने के कारण इस यंत्र के उपयोग का खर्च अत्यधिक होता है। वर्तमान में वातानुकूलित यंत्रों का प्रयोग रेल, बस, हवाई जहाजों तथा कार्यालयों में किया जाता है। यह उपकरण 3 प्रकार से कार्य करता है। कौन सा वातानुकूलित यंत्र है वो देख लेते हैं। नंबर 1 है, इस उपकरण में लगे पंखों के द्वारा यह अशुद्ध वायु को अपनी ओर खींच लेता है। नंबर 2, कमरे से खींची गई वायु व बाहर की वायु को क्या करता है, शीतल करता है तथा साथ ही उसमें उपस्थित धूलकण आदि को छानकर अलग कर देता है। जो तीसरा इसका कार्य है, यह है कि यह शुद्ध की गई वायु को कमरे में भेज देता है। तो ये जो हमने 3 कार्य पढ़े ना, ये किसके हैं, हमारे वातानुकूलित यंत्र के ये 3 कार्य हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि संवातन के कृत्रिम साधन कौन कौन से हैं, और वो आपके जो इसके हमने पॉइंट पढ़े ना डिटेल में, वो भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि घर के लिए आदर्श संवातन क्या है। इट मीन्स आइडियल वेंटिलेशन फॉर योर होम। देख लेते हैं कि कौन सा आइडियल वेंटिलेशन है हमारे होम के लिए। घर में वायु के निर्गम एवं सुचारू प्रवेश के लिए घर के कमरों में पर्याप्त संख्या में दरवाजे एवं खिड़कियां होना चाहिए। नंबर 2 है, मकान में खिड़कियां कम ऊंचाई पर बनवानी चाहिए क्योंकि शुद्ध वायु का तापमान कम होता है और भार अधिक, इसलिए अधिक ऊंचाई तक नहीं जा पाती। नंबर 3, कमरे में अशुद्ध वायु की बाहरी निकासी के लिए कमरों के ऊपर रोशनदान आमने सामने बनवाने चाहिए। नंबर 4 है, कमरे में उपस्थित हानिकारक रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, इसके लिए कमरे में सूर्य की रोशनी आने की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। और जो नंबर 5 है, प्रतिदिन शुद्ध वायु की उपलब्धता के लिए घर के आसपास खुली जगह में पेड़ पौधे लगवाने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स किस लिए हो गए फ्रेंड्स, घर के लिए आदर्श वेंटिलेशन। इट मीन्स हमने क्या जाने, हमने जाने आइडियल वेंटिलेशन फॉर होम। तो उनके बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। अब हम देख लेते हैं संवातन का महत्व। इट मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन, कि भाई वेंटिलेशन किस लिए ज़रूरी है, इसका क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। देखते हैं, मनुष्य को जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु का होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसी से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा आपूर्ति हो सकती है। ऑक्सीजन जिसका वायु में लगभग 21% यानी कि 21% हिस्सा होता है, एक प्राणदायी गैस है। आवासीय स्थलों में श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप वहां के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो जाती है। ऐसे में संवातन की प्रक्रिया का प्रयोग कर वायु के संतुलन को सामान्य बनाए रखा जाता है, जिससे गर्म एवं अशुद्ध वायु बाहर निकल जाती है, जिसका स्थान शुद्ध एवं स्वच्छ वायु ग्रहण कर लेती है। स्वच्छ एवं शुद्ध वायु से मनुष्य स्वच्छ रहता है, स्वस्थ रहता है, अतः संवातन मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो ये हमने जाने संवातन का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन के बारे में जाना। अब ये हमारा इसी के साथ फ्रेंड्स ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसी से रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर। संवातन का सिद्धांत किस पर आधारित है, परागामी संवातन व्यवस्था किसका उदाहरण है, संवहन, विस्तरण तथा चूषण क्या है, निर्वातक पंखों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े उनसे रिलेटेड कुछ ही आपको चेक पॉइंट के माध्यम से एज अ होमवर्क के रूप में क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। प्लीज़ इनको सॉल्व करिएगा। और जो हमने प्रीवियस क्लास में जो इन कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में दिया था, आई होप आपने उनको सॉल्व किया होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये पूरा चैप्टर 7th क्लास 9th का कंप्लीट होता है। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को 1-2 बार करके 3 बार देखिए, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आपके माइंड में फीड हो जाएंगी।
तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जो है कल की हमारी क्या हिस्ट्री थी, यानी कि 4 मार्च को हम किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, वो भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो चलते हैं, हमारे आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास यानी कि इवनिंग की क्लास में। और यह इवनिंग की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे हमारे चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।